नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट और मेजरमेंट की 15th क्लास है, जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे। मतलब डायमेंशन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशंस होती क्या हैं, इसके बारे में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप अपने साथ में पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए, ताकि आप बहुत अच्छे से क्या कर सकें, इस लेक्चर की हेल्प से अपनी स्टडी कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या होती है उसके बारे में हम समझते हैं। तो हमने क्या देख चुके थे लास्ट टाइम तक, मैं आप लोगों को बता चुका था कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो हमने देखा था कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, जिनको हमने बाद में क्या करा था, ऐड करा था हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका था। लेकिन तो हमने क्या करा, जब हमारे आउटर वर्ल्ड में जब हमने देखा तो हमें ये पता चला कि हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड होता है, जो हमारे चारों तरफ की दुनिया होती है, उसमें 7 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। 2 को हमने बाद में ऐड करा था। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 9 टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। इसके अलावा अभी तक हमें कोई और फिजिकल क्वांटिटीज नहीं मिली है। इतनी बात समझ में? यानी कि हम ये देखते हैं कि इसके बाद के जितने भी फिनोमिनास को हम देखते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि वो सारे फिनोमिनास या सारी फिजिकल क्वांटिटीज इन 9 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज से ही मिलकर, या इन 9 टाइप की बेसिक क्वांटिटीज से ही मिलकर बनाए। इसके अलावा हमें कोई और नई फिजिकल क्वांटिटीज नहीं मिलती है। तो इस तरीके से हमने फिजिकल क्वांटिटीज को भी 2 पार्ट में डिवाइड करा था, एक बेसिक क्वांटिटीज या बेसिक यूनिट, और दूसरा हमने बोला था डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो बेसिक यूनिट, जैसे एक मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए। तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज, जो 7 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज थी, उसमें थी लेंथ, मास, टाइम वगैरह वगैरह, आप लोगों को सभी को पता है। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं हमारी जो मेन बात होती है। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मैंने एक फिजिकल क्वांटिटीज हमारे चारों तरफ देखी, तो एक फिजिकल क्वांटिटीज हमको दिखती है एरिया। इतनी बात सभी को समझ में आई? अब एरिया के बारे में जब हम विचार करते हैं, जब सोचते हैं, तो उसके फॉर्मूले पे पहुंचते हैं। यानी ये हमारे पास में एरिया क्या है, तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें हमारे चारों तरफ देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब कैसे? जैसे कि अगर मैं एक खेत के एरिया की बात करता हूं, तो आपको उसकी लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए। और ब्रेथ मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंथ और ब्रेथ, तो ब्रेथ भी एक तरीके की क्या है, लेंथ ही है। यानी हम जब एरिया की फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि एरिया के साथ में हम उसके फॉर्मूले पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसका जब हमने फॉर्मूला देखा, तो हमने क्या पता लगाया कि इसका फॉर्मूला जो हमने बनाया वो क्या है, लेंथ इंटू लेंथ। ठीक है, अब लेंथ इंटू लेंथ बनाया। ठीक है, अब तो यहां पर हमने ये चीज देखी कि लेंथ इंटू लेंथ, ये तो एरिया का फॉर्मूला बना। अब हमने ये देखा कि जो एरिया है, ठीक है, तो एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी, एक इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज है जो 2 लेंथ जैसी बेसिक क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। इतनी बात समझ में आई? यानी एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमको हमारे नेचर में देखने को मिली, लेकिन ये जो एरिया है वो 2 बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर बना हुआ है। और वो 2 बेसिक क्वांटिटीज कौन सी है बच्चों? तो लेंथ और लेंथ। इतनी बात समझ में? इसका मतलब हम अब यहां पर क्या बोल सकते हैं, हम यहां पर बोल सकते हैं कि एरिया एक ऐसी यूनिट है जिसमें लेंथ 2 बार यूज हुआ है। अब लेंथ 2 बार यूज हुआ है, तो बस इसी चीज को हम बोलते हैं उसके डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितनी बार यूज हुई है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं उसकी फिजिकल उसका डायमेंशंस। इसका मतलब हम इस टर्म को अब किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं, जैसे मैंने m लिखा, m यहां पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास को। मैंने आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने वाले डायमेंशंस मैंने आप लोगों को बताए थे, तो m का मीनिंग है यहां मास। तो क्या यहां मास यूज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो मास जब नहीं यूज हो रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे, 0। क्या यहां पर अब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जैसे होती है लेंथ,
इतनी बात समझ में। तो लेंथ हम यहां पर कितनी बार यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए मैंने वर्ड यूज करा एल। एल मींस लेंथ है। ये आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा कि यहां पर जब डायमेंशंस की हम बात करते हैं तो एम लिख रहे हैं, कैपिटल एम लिख रहे हैं, तो वो कैपिटल एम जो है वो मास को रिप्रेजेंट करेगा, नॉट अ मीटर। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो लेंथ जो है कितनी बार यूज हो रही है, 2 टाइम यूज हो रही है। क्या एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए टाइम की कोई रिक्वायरमेंट लगेगी? थोड़ा सा आप सोचिए कि जैसे मैं एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो एरिया का रिप्रेजेंटेशन मास से कोई लेना देना नहीं है, टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको मैं बेसिकली क्या लिख रहा हूं कि मास की पावर 0, मतलब मास से कोई लेना देना नहीं है, टाइम की पावर 0, टाइम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेंथ से लेना देना है। कितनी बार है, तो वो वहां से हमको कैसे पता चल रहा है, उसकी पावर से। इतनी बात समझ में आई। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इसके डायमेंशंस का हम यूज करते हैं। तो डायमेंशंस एक्चुअली हमें क्या बताता है, तो डायमेंशंस एक्चुअली हमें यह बताता है कि जो हमारे पास में जो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने बनाया, या हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट जो बनी है, उस ड्राइव्ड यूनिट में फिजिकल क्वांटिटीज कितनी बार आई है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, डायमेंशंस। आई बात समझ में? ठीक है। अब साथ ही साथ में क्या हम इसी के जरिए क्या कर लिख सकते हैं, इसकी यूनिट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूनिट को भी बता सकते हैं। तो इसकी यूनिट, तो लेंथ की यूनिट हम लोगों को पता है क्या है, लेंथ को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से एक और बार मीटर आएगा, यानी हम यहां पर इसकी यूनिट क्या बना सकते हैं, तो दैट यूनिट इज मीटर स्क्वायर। तो बच्चों फिर से यहां पर कंफ्यूज मत होना, स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को, यानी लेंथ को मेजरमेंट करने की जो फंडामेंटल यूनिट हमने बनाई है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और एसआई सिस्टम ने इसको मान्यता दी है, तो मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट। तो उम्मीद है इस डायमेंशंस का मीनिंग आप लोगों को समझ में होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायमेंशन। डायमेंशंस का बेसिक मतलब हमने इस एग्जांपल के जरिए समझा। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब एक और एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया डेंसिटी। डेंसिटी से पहले एक काम करता हूं, मैं आप लोगों को और थोड़ा सा इजीएस्ट बताता हूं, वॉल्यूम हम ले लेते हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहली बात तो इसके मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसके डायमेंशंस कैसे होंगे। तो हम सीधे डायमेंशंस के जाने के जरिए क्या होंगे, एक एक स्टेप में आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलती है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, इसके सूत्र पे हम जाएंगे। तो इसका वॉल्यूम का सूत्र हमको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है। लेंथ एक्चुअली लेंथ है, मीटर में ही मेजर करेंगे, ब्रेथ को भी मीटर में, वो भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है। इसका मतलब इसका जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, तो वो बनेगा लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। ये फॉर्मूला हमने बना लिया। आप चाहो तो इसको लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख सकते हो, बेसिकली वो भी क्या है, लेंथ ही है। हम उससे इसी तरीके से दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के हिसाब से ही उसको मेजर करेंगे। इतनी बात समझ में। तो अब यहां पर हमने देखा, अब देखिए जैसे वॉल्यूम को जब मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है, तो वॉल्यूम को अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है इसको, तो सबसे पहली बात तो समझिए कि वॉल्यूम क्या होता है, एक्चुअली स्पेस को दिखाता है। ठीक है, वो कितनी, कोई भी क्वांटिटी कितनी जगह घेरती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें तीन बेसिक क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट क्वांटिटी इज लेंथ, अदर देन लेंथ और अदर देन लेंथ। इसका मतलब क्या है कि हमें तीनों बार किसकी रिक्वायरमेंट है, लेंथ की, यानी मास की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए मास की पावर 0, लेंथ की रिक्वायरमेंट हमें 3 बार पड़ी, टाइम से कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात समझ में आई। तो बहुत बार हम क्या करेंगे, अभी जब है ना हमने इसका सिग्निफिकेंस इस तरीके से बनाया, इसको डिनोट करने का तरीका इस तरीके से बनाया कि हम हर बार कोशिश क्या करेंगे कि एम, एल और टी के फॉर्म में उसको लिखें। लेकिन बहुत बार क्या होगा कि हम इसको m की पावर 0 का मीनिंग मतलब 1 ही होता है, t की पावर 0 का, किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका मीनिंग क्या होगा, 1। इसका मतलब हम यहां पर इसको कितना लिख सकते हैं, डायरेक्ट में इसको l की पावर क्यूब लिख सकता हूं। इतनी बात समझ में आई। फिर से इसका मीनिंग हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, तो इसका मीनिंग हम लोगों को यह समझ में आ रहा है कि वॉल्यूम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें 3 बार बेसिक क्वांटिटी, कौन सी, लेंथ वाली बेसिक क्वांटिटी 3 बार यूज हुई है। इतनी बात सभी को समझ में आई। ठीक है, अब इसी तरीके से क्या होगा, तो इसी डायमेंशंस के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, इसकी यूनिट को भी बना सकते हैं। तो लेंथ के मेजरमेंट की यूनिट क्या है, तो लेंथ के मेजरमेंट की यूनिट जो है वो है मीटर। और मीटर क्या है, तो मीटर की यहां पर लेंथ की पावर 3 है, तो मीटर भी कितनी बार यूज होगा, 3 टाइम। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, तो वॉल्यूम के एसआई सिस्टम में यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर क्यूब।
तो डायमेंशंस क्या है? तो डायमेंशंस हमको ये बताती है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी में बेसिक क्वांटिटी कितनी बार यूज हुई है, साथ ही साथ में हम डायमेंशंस की हेल्प से उसकी यूनिट को भी डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। इतनी बात समझ में? इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, दैट इज डेंसिटी। ठीक है, अब जैसे डेंसिटी, तो डेंसिटी को हमने देखा, तो डेंसिटी यानी घनत्व, तो घनत्व के लिए हमको क्या याद आना चाहिए? इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला हमें याद है बेसिकली बच्चों, वो क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, यही होता है। चलिए अब फिर से, अब यहां पर हम थोड़ा सा सोचते हैं, थोड़ा सा विचारते हैं। तो यहां पर हमें क्या होना चाहिए? डेंसिटी का फॉर्मूला तो हमें पता ही चल गया। मास को बच्चों, तो इसका मतलब थोड़ा सा समझिए कि मास हमने एक बार यूज करा है, देखिए एक बार, तो मास की पावर 1 यूज कर ली। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या होता है? तो वॉल्यूम जो एसी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर 3 बार लेंथ वाली बेसिक क्वांटिटी आती है। तो नीचे मैंने ये वॉल्यूम नीचे था, तो मैंने नीचे ही इसकी पावर 3 लिखी। अब इसको वापस मैं ऊपर ले जाऊं, इसको एक लाइन में लिखना चाहते हैं हम, इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? तो ये लिखेंगे मास की पावर 1, और यहां पर जो लेंथ आ जाएगा वो ऊपर जाके इसकी पावर माइनस में बन जाएगी। और यहां पर चूंकि टी नहीं है, तो आप टी की पावर 0 लिख सकते हो, या उसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। लेकिन बेसिक रिप्रेजेंटेशन का तरीका यह है कि मास, लेंथ और टाइम को हमारे डायमेंशंस में दिखाना थोड़ा सा कंपलसरी मान लेते हैं। इतनी बात सभी को समझ में? तो इस तरीके से हमने क्या बनाया? इसका फॉर्मूला बनाया। अच्छा, साथ ही साथ में अगर कोई बोल सकता है इसके डायमेंशंस हमने इस तरीके से बनाए, अब कोई बोलता है सर इसकी यूनिट निकाल के बताओ, तो हम इस डायमेंशन की हेल्प से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी बार? एक बार। इसका मतलब हमने मास को यूज करा होगा केजी में। कितनी बार? एक बार हमने मास कैलकुलेट करा होगा केजी में। लेंथ का मीनिंग क्या है? तो लेंथ का मीनिंग है मीटर, तो हमने मीटर को यूज करा है कितनी बार? 3 टाइम। अब मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, मीटर क्यूब इनवर्स बोल सकते हैं, या इसको हम ऐसा बोल सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब। इस माइनस का मतलब क्या है कि नीचे होगा, ठीक है, मतलब डिवाइड में होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? इसको हम किस तरीके से लिखेंगे या बोलेंगे? तो केजी पर मीटर क्यूब, या केजी मीटर की पावर -3 बोल सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में? तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि हम डायमेंशंस की हेल्प से एक बड़ी अच्छी चीज जान पा रहे हैं। हम उसकी यूनिट को तो जान ही रहे हैं, साथ ही साथ में हम ये भी पता लगा रहे हैं कि जो क्वांटिटी बनी है उसमें कितनी बेसिक क्वांटिटी का यूज हुआ है, कितने टाइम्स यूज हुआ है। तो आप लोगों से इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप लोगों को क्या होगा कि इस तरीके से क्या दे दिया जाएगा? एक डायमेंशन दे दी जाएगी, एक डायमेंशनल फॉर्मूला दे दिया जाएगा, और पूछ सकते हैं आपसे कि क्वांटिटी, इसमें कितनी बेसिक क्वांटिटी यूज हुई है। तो यहां पर कितनी बेसिक क्वांटिटी यूज हुई है? तो बच्चों 2 ही बेसिक क्वांटिटी यूज हुई है, ये बात समझना। मास और लेंथ 2 ही बेसिक क्वांटिटी। हाँ, अगर आपसे स्पेसिफाई कर दिया जाए कि कौन सी क्वांटिटी यूज हुई है और कितनी बार, तो हम बोलेंगे मास यूज हुई है 1 बार, लेंथ यूज हुआ है 3 बार। ठीक है, यहां पर अब माइनस का मीनिंग बस आप लोगों को इतना समझना है कि जो माइनस है मतलब वो डिनोमिनेटर में, लेकिन यूज तो यूज है, यूज तो हुआ है, यानी लेंथ का हमने यूज किया है। तो उम्मीद है बच्चों इस डायमेंशन का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, हम उसे किस तरीके से समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात लेंगे, तो हमने क्या करा, जब डायमेंशंस को लिखना चालू करा तो डायमेंशंस को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना शुरू करा। ठीक है, एक इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि हम जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे तो हम हर बार क्या करेंगे, उसकी यूनिट के साथ साथ उसकी डायमेंशंस भी जरूर स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो डायमेंशनल इक्वेशन, अ डायमेंशनल इक्वेशन इज एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द डिराइव्ड यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट। वही है, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट मतलब जो बनी हुई है, और किन फंडामेंटल यूनिट से बनी हुई है, और उसको हम किस तरीके से, तो राइज टू सुटेबल पावर। ठीक है, तो हमने देखा था ना कि वॉल्यूम में पावर 3 यूज करा था, तो इसका मतलब क्या था कि फंडामेंटल क्वांटिटी 3 बार यूज हो रही थी, तो इसलिए हमने उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करा था, उसकी पावर 3 करके हमने यूज किया था। इतनी बात समझ में? तो उसको लिखने का हमने एक तरीका बनाया। इन मैकेनिक्स द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटीज एक्स इज रिटन एज। तो ये कौन सी यूनिट हो गई? तो ये हमने एक फिजिकल यूनिट मान ली जिसको हम
डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। और ये सारी क्या है, बेसिक क्वांटिटीज। और इसको जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम इस तरीके से ये बड़े ब्रैकेट में यूज करेंगे। इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है। और उसके अंदर मास, लेंथ, टाइम, हाँ और भी कुछ हो सकता है, जैसे एम्पियर आ जाएगा तो एम्पियर के लिए ए यूज करेंगे, लेकिन बेसिकली इसको जब लिखने का तरीका खोजा गया तो मास, लेंथ और टाइम इन तीनों को लिखना थोड़ा सा कंपलसरी माना गया। हालांकि आज अगर हम नहीं लिखें तो उसे गलत नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं, या हम एक अपना तरीका बना लेंगे कि हम हमेशा इन तीनों को तो लिखेंगे ही लिखेंगे। एक्स्ट्रा अगर कोई चीज आ रही होगी तो इस फॉर्मूले में हम उसकी जगह देंगे। अब ये पावर का मीनिंग क्या है, तो यहां पर कि m कितनी बार यूज हो रहा है, लेंथ कितनी बार यूज हो रहा है, टाइम कितनी बार यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, डिराइव्ड यूनिट के फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में हमने एक उसका डायमेंशन फिक्स करा। उम्मीद है बच्चों इतनी बात आप सभी लोगों को इजीली समझ में आ रही होगी, बहुत ज्यादा ऐसा खास टॉपिक नहीं है। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। तो अगला क्या है, तो यहां पर हम देख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हमने क्या करा, हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने देखी, तो हमने नेचर में जब देखा तो हमारे पास बेसिक क्वांटिटी तो 9 थी, लेकिन इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटी अनलिमिटेड थी। अनलिमिटेड का मतलब बहुत सारे, मतलब उस 9 यूनिट के कंपोजिशन से बहुत सारी क्या बनती है, डायमेंशनल यूनिट बन जाती है, या बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज और नहीं बन जाती है। इतनी बात समझ में आई? अब जब और फिजिकल क्वांटिटीज और एक्स्ट्रा नहीं बन जाएगी तो उनके डायमेंशंस पढ़ना पड़ेंगे, हमको उनकी यूनिट पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में वो यूज होगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि यहां पर आप लोग जब अपनी बुक खोलोगे तो यूनिट और मेजरमेंट के चैप्टर में आपको 2 पेजेस में ये सारे इसी तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला दिए होंगे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के। तो वो जो बनी है वो 11th और 12th में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे उनके बारे में आप लोगों को पूरा टोटल दिया हुआ है। तो उसमें आप लोगों को उसकी यूनिट याद करनी है, उसके डायमेंशनल याद करने। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैंने एक साथ, और हम इसे और क्या होगा, जैसे हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे होंगे उसके साथ में उसकी यूनिट भी मैं वहां पर आप लोगों को बताऊंगा, उसके डायमेंशनल भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, लेकिन कुछ यूनिट और कुछ डायमेंशंस मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के तौर पे यहां पर बताने जा रहा हूं। देखिए, तो ये फिजिकल क्वांटिटी, तो ये फिजिकल क्वांटिटी एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटीज। अब थोड़ा सा एक एक के बारे में हम समझते हैं। तो फिर से समझिए कि अगर मेरे को फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी से मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूं, फॉर्मूला से डायमेंशंस बना सकता हूं, और डायमेंशन से एसआई यूनिट बना सकते हैं। या बहुत बार हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला से सीधे हम, ठीक है, फॉर्मूला से सीधे हम एसआई यूनिट भी बना सकते हैं और एसआई यूनिट से डायमेंशंस भी बना सकते हैं। यानी कुल मिला के अगर डायमेंशंस अगर मुझे पता हो तो मैं इजीली यूनिट बना सकता हूं। ठीक है, और यूनिट अगर मुझे पता हो तो इजीली मैं डायमेंशंस भी बना सकता हूं। और आगे हम इसकी इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोगों को आदत हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले एरिया को देखते हैं। ये मैंने बता दिया था कि एरिया का फॉर्मूला जो होता है लेंथ इनटू लेंथ होता है। इसका मतलब लेंथ यहां पर 2 बार यूज हो रही है, मास एक भी बार यूज नहीं हो रहा, तो लेंथ की पावर 2, और लेंथ को हम मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों ये कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, ये m स्मॉल m मीटर को रिप्रेजेंट करेगा बट कैपिटल M मास को रिप्रेजेंट करेगा। बच्चे अक्सर यहां कंफ्यूज हो जाते हैं और ये कंफ्यूजन आपको अपने माइंड से हटा देना है। चलिए आगे और देखते हैं। अगर हम वॉल्यूम की बात कर लेते हैं तो वॉल्यूम को भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, डेंसिटी के बारे में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं इसके पहले वाले स्लाइड में। सीधे से मैं स्टार्ट करता हूं वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी को हम, इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड होती है। वेलोसिटी क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक एक ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ पर कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी डिस्प्लेसमेंट को हम किसके हिसाब से मेजर करते हैं, टाइम के यूनिट से। यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, ठीक है, और काइनेमेटिक्स में हम इसको डीपली पढ़ेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस बेसिकली क्या है बच्चों, तो डिस्टेंस बेसिकली लेंथ है, तो लेंथ एक बार यूज हो रहा है। टाइम क्या है, तो टाइम है, एक बार यूज हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या है कि हमने ये चीज देखा कि एक साइकिल जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और एक कार 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो वेलोसिटी साइकिल की भी 10 मीटर पर सेकेंड है, कार की भी 10 मीटर पर सेकेंड है। क्या उनके वेट से कोई एक दूसरे को इफेक्ट पड़ा, वेलोसिटी को कोई फर्क पड़ा,
बिल्कुल नहीं पड़ा। तो इसलिए हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मास का कोई डिपेंडेंस नहीं होता है। तो इसलिए मास की पावर क्या आई, 0। लेंथ हमने एक बार यूज करा, टाइम ऊपर जाके तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहां से हम इसकी यूनिट बना सकते हैं मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो जब हम एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक्सेलरेशन की का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब बच्चों बहुत बार बच्चे क्या होते हैं कि वेलोसिटी और टाइम, तो अब ये चीज देखना, चूंकि हम वेलोसिटी को ऊपर पहले ही पढ़ चुके हैं, यहां पढ़ चुके हैं ना, तो सीधे सीधे मैं वेलोसिटी के डायमेंशंस लिख दूं। तो वेलोसिटी के डायमेंशंस हम लोगों को पता है कि m0 l की पावर 1 और t की पावर -1 ये होता है, डिवाइड बाय एक एक्स्ट्रा नीचे टाइम नहीं आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और जब ये ऊपर जाएगा तो एक और पावर माइनस, पावर ऐड होके क्या हो जाएगा, मीटर की पावर मास की पावर 0, लेंथ की पावर 1 और टाइम -2। इतनी बात समझ में आई। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे, देखो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि मीटर सेकंड की पावर -2, इस तरीके से सिंपल जो हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दो बार यूज हुआ ना, मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आई। तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या इसको एक और तरीके से भी बोल सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी हम इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, बताने का तरीका है। चलिए अब फोर्स, तो फोर्स बेसिकली बच्चों हमारे पास क्या होता है, तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके पास मास था, उसको हमने उसके ऊपर जब फोर्स लगाया तो उसके बाद क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, तो वो एक्सेलरेशन होता है। इतनी बात समझ में आई। तो चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के बारे में तो हम जानते ही, और एक्सेलरेशन का सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं। तो मास एक बार यूज हो रहा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम ये जानते हैं। तो इस तरीके से अब यहां पर क्या हो जाएगा, केजी मास को रिप्रेजेंट करेंगे केजी से, लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे मीटर से, और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड से, और सेकंड के ऊपर माइनस है, इसका मतलब पर सेकंड बोल सकते हैं, या सेकंड की पावर -2, या पर सेकंड स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। अब बच्चों हम बहुत बार जब देखेंगे कि हमारे पास जब फिजिकल क्वांटिटीज को हम देखेंगे, आगे जाके कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे कि मीटर की पावर, मास की पावर 2, लेंथ की पावर 3, टाइम की पावर 5 हो गया। अब जब उसके हम बेसिक या उसकी एसआई सिस्टम में अगर हम यूनिट बनाएंगे तो वो यूनिट भी क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, और वो हमें समझने के लिए, बोलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए अच्छा तरीका नहीं रिप्रेजेंट करेगी, मतलब कन्वीनियंट नहीं होगी। तो इसलिए उसके कन्वेंशंस के लिए हम उसको कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका ही नाम बदल के अलग कर देंगे। तो आगे की क्लास में हम देखेंगे कि इसे ही हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट हमने क्या बनाई, 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज में या फंडामेंटल यूनिट्स के बेसिस पे क्या होगा, तो केजी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम देखेंगे, कुलाम बनाएंगे, ठीक है, कैंडला बनाएंगे, बहुत सारी कैंडला तो खैर आप खुद के फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, अर्ग बनाएंगे, डाइन बनाएंगे। तो इस तरीके के हम देखेंगे कि ये यूनिट क्या होती है। तो बेसिक क्वांटिटीज जब क्या हो जाती है, बेसिक यूनिट बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, तो हम उसका एक स्पेसिफिक, एक सिंपल नाम रख देते हैं। तो सीधा सा अगर जैसे मैं इसको बोलूं कि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, तो मैं बोलूंगा 5 kg मीटर पर सेकेंड का फोर्स लगाया। तो ये समझाना, एक्सप्रेस करना, बताना एक दूसरे को कन्वीनियंट नहीं था, तो इसलिए हमने क्या करा, इतने बड़े नाम को ना बोल के उसका एक स्पेसिफिक नाम रख दिया, दैट इज न्यूटन। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, भाई सीधे से इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये समझना ज्यादा आसान हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम आगे देखेंगे कि हम कुछ यूनिट्स का एक नाम बदल के उसका और कन्वीनियंट नाम रख दिया करेंगे, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है। 11th-12th के बेसिस पे आप लोगों को कहां पर, तो 11th क्लास की बुक में यूनिट और मेजरमेंट में इसके 2 पेजेस आप लोगों को दिए, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। उसके प्रैक्टिस के लिए आपके पास बहुत सारा मटेरियल। साथ ही साथ में कुछ और स्पेशल चीजें हैं जिनको हमको इस 11th क्लास में ही पढ़ना है, तो उनके में से कुछ चीजों के मैंने नाम लिख दिए। जैसे वर्क के बारे में हमें अच्छे से स्टडी करना है, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, कांस्टेंट, ढेर सारे कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ना है, सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी, इन सारी चीजों के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है।
हमारे 11th के टॉपिक में इसके भी एक्स्ट्रा कुछ होंगे, लेकिन ये तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आप लोग इनकी तो प्रैक्टिस करे ही करे, साथ ही साथ में इनकी एक्स्ट्रा आप लोगों को प्रैक्टिस करना कंपलसरी है, ठीक है। साथ ही साथ में जैसे हम इसमें और चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे तो इनके बारे में मैं आप लोगों को और डीपली अच्छे तरीके से स्टडी करूंगा, वहां पर भी इनके यूनिट और इनके डायमेंशंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं उम्मीद रखता हूं, आप लोग अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे बताने से पहले ही इसको किस तरीके से हम समझते हैं ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब डायमेंशंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। डायमेंशंस की हेल्प से हम बहुत सारी कुछ चीजें जान सकते हैं, लेकिन उससे पहली बात अगर हम डायमेंशंस का एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, और वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब होमोजेनिटी एक्चुअली क्या होता है तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या लिखा है, द डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स ऑन दी टू साइड्स ऑफ अ करेक्ट फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी सेम। अब देखिए इसको अगर हम समझे क्या होता है, सबसे पहली बात एक चीज को ये इसका मीनिंग समझना टर्म्स का। जैसे अगर मैंने एक चीज अगर आप लोगों के लिए लिखी, जैसे एक ये कि हमारे पास में क्या होता है, एक पेंडुलम है, इसके आगे जाके स्टडी करना है इसलिए मैं बहुत बार पेंडुलम के एग्जाम्पल लेता हूं। तो हमारे पास एक ये पे जो पेंडुलम है ये इस तरीके से यहां क्या करता है, ऑक्सीलेशन मोशन करता है, ठीक है। तब हमको यहां से यहां तक की ये जो लेंथ होती है इसको हम इफेक्टिव लेंथ L, और यहां से यहां तक ये इसका जाना तो ये होता है इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला बच्चों हम जब आगे जाके देखेंगे तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकलता है 2π√L/g, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला निकलता है। तो अब यहां पर मीनिंग अब आप लोगों को ये समझना है, तो एक बेसिक अगर हम इसको मैथमेटिक्स के तौर पे देखें तो हम ये देखेंगे कि इक्वल टू के इस साइड वाले को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इस वाली साइड को क्या बोलेंगे हम, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में कितनी टर्म्स हैं, और मैं बेसिकली इस टर्म की बात कर रहा हूं, इस होमोजेनिटी वाले जो इक्वेशन है, मतलब होमोजेनिटी वाली जो डेफिनेशन है उसमें टर्म का मीनिंग क्या है, वो टर्म का मीनिंग मैं समझा रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितनी टर्म है, तो बच्चों बेसिकली एक टर्म, और यहां कितनी टर्म है, तो बहुत सारे ये सोचेंगे कि सर 1 2 3 4 टर्म्स है। फिर कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर 2 और पाई तो कांस्टेंट है तो ये टर्म नहीं बनेगी, हमारी टर्म ये दो बनेगी, लेकिन बिल्कुल गलत बच्चों, इस पूरे को ही हम क्या बोलेंगे, ये पूरी ही एक सिंगल टर्म। इतनी बात समझ में। अच्छा अब टर्म कब चेंज होगी, तो मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे हमारे पास एक ये भी फॉर्मूला है, S = ut + ½ at², ठीक है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। S = ut सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S = ut + ½ at²। S यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, U है इनिशियल वेलोसिटी टाइम, और हाफ A है एक्सेलरेशन, T है टाइम। अब इसमें कितने टर्म देखेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में यहां पर एक टर्म है, और यहां पर अब कितने टर्म है, क्या हम इसको पूरे को एक टर्म बोलेंगे, नहीं, अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये है एक टर्म और ये है दूसरी टर्म। तो बेसिकली अब आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन और डिविडेशन में होती है, डिवाइडेशन में होती है, तब हम उसको मिला के एक ही टर्म मानेंगे। लेकिन जब फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में प्लस या माइनस होता है तब वहां पर वो अलग यूनिट बन जाए या अलग टर्म बन जाएगी। इतनी बात समझ में। तो इस वाले सिस्टम में अगर हम देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है और राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं। तो ये टर्म्स का मीनिंग समझ में। अब आगे और समझते हैं। अब उसमें क्या लिखा है कि दो साइड्स जो हमने डिसाइड करी है, एक फिजिकल जो क्वांटिटी बनाई, एक हम एक मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी, राइट हैंड साइड मिलेगी। अब जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग हमने टर्म डिसाइड कर ली, फिर टर्म के बाद हम क्या निकालेंगे, जब इसके डायमेंशंस देखेंगे, क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अगर हम डायमेंशंस देखेंगे तो वो हमेशा 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 किसके इक्वल होंगे, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल होंगे। कब,
जब तक कि वो रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में सही लिखा है तब तक। अगर वो रिलेशनशिप गलत लिखा हुआ, फॉर्मूला हमने गलत एक्सप्रेस किया है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशन से मैच नहीं करेंगे। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के सारी टर्म्स के डायमेंशंस एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी उसे हम बोलेंगे कि वो जो रिलेशनशिप लिखा है वो सही है। और यही प्रिंसिपल क्या बना, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके बच्चों, बिल्कुल इजी था। अब क्या है कि हम डायमेंशंस की हेल्प से क्या पता लगा सकते हैं, डायमेंशंस हमारी क्या क्या हेल्प कर सकता है, या डायमेंशंस को हमने जब बनाया तो इसके क्या फायदे थे, आखिर क्यों बनाया, तो इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशंस फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशंस के जरिए हम क्या निकाल सकते हैं, तो उसके एप्लीकेशंस देखते हैं। क्या एप्लीकेशंस है, पहला एप्लीकेशन है टू चेंज वन यूनिट ऑफ यूनिट इनटू अदर, यानी हम क्या कर सकते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी को जो हमने यूनिट, जैसे यूनिट होता है एक एसआई सिस्टम, एक सीजीएस सिस्टम, दोनों ही मैट्रिक यूनिट है, तो हमारे जो सिलेबस में होगा हम हर बार इन दो यूनिट में ही मैक्सिमम स्टडी करेंगे, यानी एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम। तो क्या होगा, बहुत बार हमें जरूरत ये पड़ेगी कि सीजीएस सिस्टम को या सीजीएस यूनिट को मुझे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, या एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से इनके यूनिट का कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो पहला एप्लीकेशन ये है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है हमारे पास में, टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, यानी हम लोगों को क्या कर दिया, दो फिजिकल मतलब क्या हुआ कि दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप दे दिया, ठीक है, जिसको हम इक्वेशंस बोलते हैं, और हमें यह पूछा जाएगा या फिर डायमेंशनल की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशनशिप दिया, वो रिलेशनशिप सही है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये एक रिलेशनशिप हमें पता है, अब लेकिन हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप जो लिखा हुआ है ये सही है या नहीं है, तो हम किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से ये इक्वेशन सही लिखी है या नहीं लिखी है, या रिलेशनशिप ट्रू है या फॉल है, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टू स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, यानी अब हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशंस की हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ डायमेंशंस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? डायमेंशंस की हेल्प से फॉर्मूले को हम चेक कर सकते हैं कि करेक्ट है या नहीं है, या फिर हम डायमेंशनल की हेल्प से एक नया फॉर्मूला भी किस तरीके से बना सकते हैं, ये भी इसके एप्लीकेशंस में शामिल है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास में एप्लीकेशन क्या है, टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये तो हालांकि खैर मैं इसके बारे में आप लोगों को नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। हम डायमेंशंस की हेल्प से फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंथ जो है 3 बार यूज हो रहा है, दैट इज मतलब वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर क्यूब। तो डायमेंशंस की हेल्प से हम यूनिट भी बना सकते हैं, तो ये भी एक इसका एप्लीकेशन है। फिफ्थ एप्लीकेशन क्या है, टू डिजाइन यूर ऑन सिस्टम ऑफ डायमेंशंस, यानी हम हमारे सिस्टम के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उस यूनिट को डिजाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशंस को बना भी सकते हैं। ठीक है, तो खैर और मैं जब इन एप्लीकेशंस के ऊपर आऊंगा तब वहां पर आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए, तो अब इनके एप्लीकेशंस को देखते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं हम। अब पहला एप्लीकेशन हमारे सामने क्या है, देखिए, टू चेंज वन यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर, यानी एक सिस्टम की यूनिट से हम दूसरे सिस्टम की यूनिट में किस तरीके से जा सकते हैं, किसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से। वो किस तरीके से करेंगे हम यहां पर पता लगाते हैं। चलिए देखते हैं। Since the physical quantities does not change with the change in the system of unit, the product of the numerical value and size of unit used should remain constant in all system of units. सबसे पहली बात तो इसका प्रिंसिपल समझिए, ये उसका प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पर चेंज करें। तो क्या होता है कि जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो एक सिस्टम में के जो डायमेंशंस हम डिसाइड करेंगे, दूसरे सिस्टम का जो डायमेंशंस होगा वो डायमेंशंस हमेशा सेम रहेगा।
ठीक है, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों के लिए एक चीज, जैसे ये चीज बता देता हूं, देखिए समझना क्या हो रहा है कि जैसे ये हमारे पास में एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये जैसे हमारे पास में एक कागज का टुकड़ा है, तो इस कागज के टुकड़े का हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं। एरिया इज फिजिकल क्वांटिटी, तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी एरिया होगी। अब हमने क्या करा कि यहां से यहां तक इसकी जो लेंथ मेजर करी, दैट लेंथ इज 200 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है? 200, या एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा 200 सेंटीमीटर कर लेते हैं। कितना? 200 सेंटीमीटर। और यहां से इसकी जो ब्रेथ हमने निकाली, दैट ब्रेथ इज 100 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, इसका जब हम क्या करेंगे एरिया निकालते हैं तो लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा। तो 200 इंटू 100 यानी 2 की पावर कितना बन जाएगा, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर 4, या इसको हम बोल सकते हैं 20,000। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? थोड़ा सा इतना मैथमेटिक्स आता है ना कि 200 लेंथ थी सेंटीमीटर में, ठीक है, और 100 भी इसकी ब्रेथ थी किसमें? सेंटीमीटर में। जब हमने इसका क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये। इतनी बात समझ में आई? इसका मतलब यहां पर फिर से समझिए कि कितना हो गया कि 20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। ओके, तो ये हमने किस में निकाला? तो ये हमने निकाला कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। हमने क्या करा? इसको एक्सप्रेस करा। इस पेपर के एरिया को हमने किसके अंदर एक्सप्रेस करा? तो इसको हमने किसके अंदर? सीजीएस सिस्टम में इसको एक्सप्रेस किया। अब यहां से जब मैं इसको मीटर में रिप्रेजेंट करता हूं, तो जब मैं मीटर में रिप्रेजेंट करूंगा तो अब यही लेंथ कितनी हो जाएगी? तो दैट इज 2 मीटर, और ये 1 मीटर। समझ पा रहे हो? तो ये हो जाएगा 2 मीटर, ये हो जाएगा 1 मीटर। यानी जब एसआई सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो 2 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, यानी आप क्या बोलोगे? 2 मीटर स्क्वायर क्या है? इसका एरिया है। इतनी बात समझ में आई? तो हम ये देख रहे हैं कि सर सीजीएस सिस्टम में इसका क्वांटिटी अलग आ रही, एसआई सिस्टम में इसकी क्वांटिटी अलग आ रही, लेकिन क्या ये बदल गया? अरे एरिया तो वही है ना। तो चाहे मैं सीजीएस सिस्टम में एरिया निकालूं, चाहे मैं एसआई सिस्टम में एरिया निकालूं, एरिया डज नॉट चेंज, नहीं हो रहा चेंज। अब एरिया नहीं चेंज हो रहा तो उसमें हम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज यहां से यहां तक नापा था हमने, तो इसको हमने लेंथ बोला था। यहां से यहां तक नापा था तो ये 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ये भी लेंथ है। यानी जब हम पहले सीजीएस सिस्टम में इसके डायमेंशंस की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? लेंथ को 2 बार मेजर किया, बस सिस्टम बदल गया उसका। और एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो एसआई सिस्टम में भी हम क्या बोलेंगे कि सर लेंथ को आपने 2 बार मेजर किया। यानी हम क्या बोलेंगे कि जब हम सीजीएस सिस्टम में लिखेंगे तो हम बोलेंगे कि इसके डायमेंशंस लेंथ स्क्वायर है और इसके डायमेंशंस भी लेंथ स्क्वायर है, क्योंकि हमने बेसिकली डायमेंशंस लिखने का तरीका क्या बनाया? सिस्टम की बात नहीं करी, हमने ये बनाया कि फंडामेंटल या फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम यूज हुई। तो इसमें भी 2 बार यूज हुई, इसमें भी 2 बार यूज हुई। तो यही हमारा बेसिक प्रिंसिपल बनेगा कि आप चाहे कोई भी सिस्टम में क्या करो, कोई भी सिस्टम में आप क्वांटिटी कोई भी आप निकाल रहे हो, उनके डायमेंशंस कभी नहीं बदलेंगे। तो हम चाहे जितनी भी सिस्टम हम जानते हैं उन सारे सिस्टम में इस एरिया को एक्सप्रेस करें, क्वांटिटीज अलग आ सकती है, यूनिट अलग आ सकती है, लेकिन उसके डायमेंशंस कभी नहीं बदलेंगे। और यही बात अब इसमें लिखी हुई है। अब यहां पर इसको अच्छे शांति से पढ़ते हैं हम। Since the physical quantities does not change, physical quantity कभी बदलती नहीं है, does not change with the change of system of unit. ओके, समझ में आया? यानी जब हम अलग अलग सिस्टम में यूनिट की बात करेंगे तो डायमेंशंस कभी नहीं बदलेंगे। और यही हमारे इस पहले एप्लीकेशन का क्या बनेगा? आधार बनेगा, बेस बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब thus if in one system the numerical and unit are n1 and unit u2 in other, ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। क्या है ये जो है, ये P का मतलब एक कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी है ये, ठीक है? कौन सी है बच्चों? एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारे सामने, और ये एक सिस्टम में हमने लिखी और एक दूसरे सिस्टम में लिखी। इतनी बात समझ में? तो अब यहां पर समझिएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये जो है, जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू से समझते जाइए
ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक न्यूमेरिक वैल्यू को। जैसे एक सिस्टम में देखा तो n1 की वैल्यू अगर इसको ही हम यही फिजिकल क्वांटिटी एरिया अगर मान ले तो पहले सिस्टम में ये इसकी यूनिट कितनी है 20,000 या न्यूमेरिक वैल्यू 20,000। यूनिट तो वो रही यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। वो इक्वल होगा किसके? अगले सिस्टम में, तो अगले सिस्टम की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आई 2 और यूनिट कितनी आई मीटर स्क्वायर। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक फिजिकल क्वांटिटी को क्यों, अच्छा ये सेम क्यों आई? क्योंकि ये भी एरिया अभी भी उतना ही था, एरिया अभी भी उतना ही था। एरिया अगर नहीं बदला है तो क्या होगा कि ये दोनों भी क्या होंगे? सेम होंगे। इतनी बात समझ में आई। तो बस यही चीज हमारा क्या बनेगा, इस पूरे एप्लीकेशंस का आधार बनेगा। अब चलिए इसको और मैं अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करवाने की कोशिश करता हूं, समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं। ठीक है, चलिए क्या होगा समझते हैं। क्या है, इसको और भी अच्छी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं तो एक फिजिकल क्वांटिटी है P, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी N1। ओके, यूनिट हम यूनिट लिख सकते हैं, यूनिट की जगह डायमेंशंस यूज कर सकते हैं। तो डायमेंशंस मैंने यूज करा यहां पर m1 की पावर a, ठीक है, l1 की पावर b और t1 की पावर c। ओके, इतनी बात इजीली क्लियर हुई, क्योंकि ये n तो है न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी नंबर आएगा, यूनिट की जगह हमने उसके डायमेंशंस लिख लिए। तो डायमेंशन यानी इस क्वांटिटी के, फिजिकल क्वांटिटी के हमने डायमेंशंस लिख लिए, और ये ए बी सी क्या होगी, उनकी सुटेबल पावर, हम फॉर्मूला देख के उनकी सुटेबल पावर लगा देंगे। और ये 1 का मतलब क्या है कि पहले सिस्टम में लिखी हमने। दूसरे की बात करते हैं, वो इक्वल होगा किसके? न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ 2 और फिर से मास इस सेकेंड यूनिट में इसकी पावर a, लेंथ सेकेंड यूनिट में इसकी पावर b, टाइम सेकेंड सिस्टम में इसकी पावर c। ठीक है, अब ये सिस्टम हम मान लेते हैं कि ये हमको गिवन सिस्टम में, इसमें हमको एक्सचेंज करना है। तो अब ये देखिए, ये इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो n2 की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं तो n2 इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा? तो n2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n1। अब ये थोड़ा सा समझना है यहाँ पर कि m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा m1 की पावर m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। ओके, अब ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है कि हम एक ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं कर सकते, ठीक है, फिजिकल तौर पे ये ऑपरेशन गलत होगा। कैसे? कि जैसे मैं मास को लेंथ से कभी भी नहीं काट सकता, ठीक है, मास को लेंथ से आप कभी भी क्रॉस नहीं कर सकते हो, या इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते हो। टाइम को लेंथ से, इसका मतलब क्या है कि मास का मैथमेटिकल ऑपरेशन मास से ही होगा, लेंथ का लेंथ से ही होगा, टाइम का टाइम से ही होगा। यानी अब मैं इसको इस तरीके से और लिख सकता हूं कि n2 n1 और इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा m1 डिवाइड बाय m2 और दोनों की पावर सेम है तो a, l1 डिवाइड बाय l2 की पावर b और t1 डिवाइड बाय t2 की पावर c। तो ये हमारे पास में क्या होगा, एक इसका बेसिक एप्लीकेशंस के तौर पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी यूनिट को मेजर करेंगे, दूसरे सिस्टम को मेजर करेंगे। तो ये एक इसका एक बेसिक प्रिंसिपल था। ठीक है, चलिए अब इसके तौर पर हम किस तरीके से यूनिट को कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के लिए लाया हूं, वो एग्जांपल देखते हैं। चलिए, सबसे पहला एग्जांपल है, क्या है, कन्वर्ट वेलोसिटी ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। यानी हमको ये जो सिस्टम दिया है, ये हमारे पास जो भी सिस्टम है, किलोमीटर मतलब एक यूनिट हम लोगों को दे दी थी, क्या कि किलोमीटर, और टाइम को इसमें यहां पर किससे मेजर किया है, आवर्स में, और हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड कि कितना, कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड होते हैं, ये हमको निकालना है। चलिए, तो इसके लिए कैसे करेंगे, फिर से हम सोचते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला था वो बेसिकली बच्चों क्या था, तो वो ये था n1 और इधर m1 की पावर a, l1 की पावर b और c1 की पावर टाइम है ना यहाँ c इज इक्वल टू n2, ठीक है, m2 की पावर a, l2 की पावर b
और T2 की पावर C। ये हमने डायमेंशनल के बेसिस पे लिख लिया, ये हमने लास्ट में बताया, ये एप्लीकेशन है। चलिए अब इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो यहां पर इसकी यूनिट को देखते जाते हैं और इसको हम सॉल्व करते जाएंगे। तो N1, तो पहली ये यूनिट हमको गिवन है, तो इसकी क्वांटिटी कहां है, तो ये आगे लिखिए, यानी N1 की वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अगर यहाँ 2 होता तो 2 लिखते हैं, 10 होता तो 10 लिखते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा समझना, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि पहले जो सिस्टम है ये किस में लिखा हुआ है, तो मास कितनी बार यूज हुआ ये देखो, सॉरी ये किलोमीटर है, ओके। किलोमीटर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहां मास है क्या, नहीं है, तो इसलिए हम मास की पावर कितना लिखेंगे, 0, ओके। इतनी बात समझ में आई बिल्कुल इजीली। चलिए लेंथ को समझते हैं। तो लेंथ कितनी बार यहां पर यूज हो रहा है, तो किलोमीटर एक ही बार लिखा हो, इसका मतलब एक ही बार लेंथ यूज हुई है, तो इसकी पावर 1, ये फर्स्ट सिस्टम में। टाइम कितनी बार यूज हुआ है बच्चों, तो टाइम भी एक बार यूज हुआ है लेकिन उसकी पावर -1 है, तो हम भी -1, ये इस तरीके से हमने लिख लिया, ओके। चलिए सेकेंड सिस्टम में बात करते हैं। तो N2 की वैल्यू हमको नहीं पता, वही तो निकालना है, वही तो काउंट करना है हमको। M यहां पर अब देख लेते हैं, तो मीटर यानी वो मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये मीटर है, लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, इसका रिश्ता लेंथ से है, तो मास यहां पर भी 0 है, ठीक है। लेंथ कितनी बार यूज हो रही है, 1 टाइम। टाइम कितनी बार, -1। इतनी बात समझ में आई। इसको फिर से हम इधर ले आए, तो अब N2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो N2 की जगह अब सीधे सीधे मैं ऐसा लिख सकता हूं, M1 डिवाइड बाय M2 की होल पावर 0, फिर यहां पर L1 डिवाइड बाय L2 की होल पावर 1, क्योंकि दोनों की पावर 1 है, और यहां पर क्या हो जाएगा, T1 डिवाइड बाय T2 की होल पावर -1। इतनी बात समझ में। अब ये बात याद रखना है आपको कि ऊपर वाली पावर का इसमें किसमें है, तो वो है किलोमीटर में, उसके हिसाब से आप लोगों को देखना, फर्स्ट यूनिट में देखना है। चलिए समझते हैं। इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं होगा, क्योंकि किसी की पावर 0 1, तो ये पूरी वैल्यू तो 1 बन जाएगी। यहां पर देखते हैं, तो लेंथ हमको फर्स्ट सिस्टम में देखना है, तो फर्स्ट सिस्टम वो किस में लिखी हुई है, किलोमीटर में लिखी हुई है, तो किलोमीटर से हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो हमको मालूम है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो वो होता है 1000 मीटर, और नीचे वाली L2 के सिस्टम तो मीटर में ही दे रखा है, ओके। यहां पर अब समझते हैं। टाइम तो पहला आवर में दे रखा है, तो आवर में उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो वो होते हैं 3600 सेकंड, पता है ना। ये 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 तो 3600 हो जाएगा। टाइम तो दूसरा जो टाइम है वो सेकंड में ही हमको दे रखा है, लेकिन उस पूरे की पावर कितनी है, -1, ठीक है। ये चलिए अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि ये यूनिट तो यहाँ से कैंसिल हो गई, ठीक है। सिर्फ हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, तो वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1000, और यहां पर इंटू कितना हो जाएगा, 36 की पावर -1, 3600 की पावर -1। अब -1 है तो ये डिवाइड में जाएगा, तो N2 इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 36,000। इसको क्रॉस कर लेते हैं, फिर 2 से 2 5 जा, और ये 80, यानी N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 80 क्या हो जाएगा, 5/18, और हमने किस सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर लिया, तो वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो एक तरीका है, हम इसको बहुत छोटे तरीके से भी कर सकते थे, सीधा सीधा भी सोच के कर सकते थे, लेकिन हम किसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, डायमेंशंस की हेल्प से पढ़ रहे हैं, तो हमको डायमेंशंस यूज करना जरूरी है। तो अगर एग्जाम्स में इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस तरीके से पूरा रिप्रेजेंट करके आपको बताना पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इतनी बात समझ में। तो हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्सेशन होता है ये समझते हैं। अब यहां पर देखिए मैंने यही एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि बहुत बार आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। हमको किलोमीटर पर आवर में क्या होगा कि हमको चीजें दी होगी, लेकिन हमको उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में। तो अब सीधी सी बात है, जैसे अगर कोई बोलता है मुझे कि सर 6 किलोमीटर पर आवर को
मीटर पर सेकंड में चेंज करूं, तो मैं पूरा इतना नहीं करने जाऊंगा। मुझे मालूम है कि 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो सीधा सीधा मैं इसमें क्या करूंगा, 6 × 5/18, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। बस इसका कैलकुलेशन करना रहेगा। इतनी बात समझ में। अब बहुत बार हमें आंसर उल्टा भी देना होगा। उल्टा देना किस तरीके से होगा, जैसे कहीं पर आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब 60 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो उस समय पर मैं क्या करूंगा, 60 जस्ट इसका इन्वर्स कर दूंगा, उल्टा। क्योंकि अगर ये मीटर पर सेकंड में ये इस तरफ आ जाएगा तो उधर उल्टा हो जाएगा, यानी इस यूनिट से हम इस यूनिट में जाएंगे। तो अब मुझे करना पड़ेगा 18/5, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो ये एक टर्म आप लोगों को याद रखनी है, 5/18, यानी कि जब हम क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो 5/18 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आएंगे तो 18/5 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये चीज थोड़ी सी एक अच्छी चीज थी, आप लोगों को आगे आने वाले न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ज्यादा जल्दी से फास्टली हेल्प करेगी, इसलिए ये आप लोगों को अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। चलिए और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम। और एग्जांपल क्या लिखा हुआ है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम में फोर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डाइन से। अब ये चीज समझिए। अब देखिए, सबसे पहली बात तो अब इसे हम आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमको न्यूटन जो ऐसी यूनिट है, न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है, तो हमको उसको बेसिक फंडामेंटल यूनिट में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन एक्चुअली क्या होता है, तो इसका हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट अगर हम बनाते हैं तो मास की यूनिट होती है केजी एसआई सिस्टम में, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड, और ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो जब इस तरीके से अगर आप लोगों को दिया होगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ये पता लगाना आना चाहिए कि 1 न्यूटन को हम बेसिक क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करें, उसका कन्वर्सेशन क्या होगा वो आपको फॉर्मूले के बेसिस पे पता होना चाहिए। इतनी बात समझ में, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, ओ सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के अब हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमको सीजीएस सिस्टम यानी डाइन में कन्वर्ट करना है। अब कितना डाइन होता है, डाइन में क्या होता है वो फिलहाल अभी हमें नहीं पता, तो चलिए अभी उसको छोड़ देते हैं, हम ये पता लगा लेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होगी। एक चीज तो हमको पता है कि इस तरफ के डायमेंशंस, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हमेशा इक्वल होंगे राइट हैंड साइड के, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए, तो उसी के बेसिस पे इसको करते हैं। तो सीधे सीधे अब मैं n2 लिख लूं, तो n2 इज इक्वल टू n1, फॉर्मूला अब ये पता ही है ना, मास m1 डिवाइड बाय m2 की पावर a, फिर L1 डिवाइड बाय L2 की पावर b, T1 डिवाइड बाय T2 की पावर c। ये हमें बेसिकली पता है, बताया था मैंने एप्लीकेशंस में। चलिए सिंपली इसको करते हैं। तो अब ये चीज समझिएगा कि मास है, हमको सेकंड यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो सीधी सी बात है सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो हमें मालूम है कि मास को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में। तो ये क्या हो जाएगा, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ये 1 केजी है, इसको कन्वर्ट करना है मुझे 1 सेंटीमीटर में, ऐसा लिख सकता हूं, केजी है ना, तो ग्राम सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 ग्राम। लेंथ आ रहा है तो आ रहा है, तो मीटर को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, सेंटीमीटर में, यानी 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हाँ पावर देखते जाते हैं, केजी वो एक ही बार यूज हो रहा है, लेंथ एक ही बार यूज हो रहा है। टाइम को देख लेते हैं, तो टाइम यहाँ पर क्या है, सेकेंड है। ठीक है, और सीजीएस सिस्टम में भी सेकेंड ही होता है, तो उसकी पावर -2, तो 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, इजीली था। चलिए अब इसको कन्वर्सेशन हमको पता है, इसका कन्वर्सेशन कैसा होगा, तो n2 इज इक्वल टू n1, समझिएगा। ठीक है, तो n1 की वैल्यू क्या है, तो n1 यहां पर क्या है 1 न्यूटन, तो यहां पर इसकी जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है।
अब यहाँ पर किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 डिवाइड बाय 1 और उसकी पावर 1 ही है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर को तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, डिवाइड बाय 1 की पावर 1, और यहाँ तो इससे कैंसिल होके 1 आएगा और 1 की पावर -2 एक्चुअली 1 ही होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितने जीरोस आ जाएंगे, 3 और 2, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 5। अब यूनिट क्या बनेगी, देखिए यूनिट क्या बनेगी, तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट करा, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा और इसको सेकेंड में कन्वर्ट करा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, और ये एक्चुअली क्या थी, तो ये थी 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या पर सेकेंड। और फिर से सीजीएस सिस्टम में भी ये यूनिट हमें बड़ी यूनिट दिखती है, तो इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए हम इसे ही क्या बोलने लग जाएंगे, तो इसे हम बोलने लग जाएंगे डाइन। ओके, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इतनी बात समझ में आई यहां तक? तो ये बात हमको इजीली समझ में आना चाहिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना होता है, तो वो होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, तो ये चीज हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम वर्क को भी जब करेंगे तो आप लोगों के लिए मैं बोलता हूं कि 1 जूल वर्क कितना होगा, या आप लोग करके देखिएगा कि 1 जूल वर्क जो होगा उसको सीजीएस सिस्टम में और सीजीएफ सिस्टम में उसको अर्ग से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब उसको सॉल्व करोगे तो 1 जूल जो वर्क होता है वो 10 टू द पावर 7 अर्ग होगा। ये आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वर्क को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो उम्मीद है बच्चों इसकी एप्लीकेशन आप लोगों को समझ में, हम कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डायमेंशंस की हेल्प से बदल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सेकेंड एप्लीकेशन जो हमारे पास में था, वो सेकेंड एप्लीकेशन हमारे साथ में क्या है कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो हम किसी फिजिकल क्वांटिटी या वो जो फिजिकल जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, मैंने बताया था जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को अब चेक करना है हमको कि क्या वो फॉर्मूला सही है। तो सबसे पहले बात तो वी मेक द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी हम इसमें बेसिक यूज क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस हमेशा इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड की डायमेंशंस के। ठीक है, वर्किंग रूल वही होगा, डायमेंशंस ऑफ एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस निकालना है, डायमेंशंस ऑफ आरएचएस निकालना है। उसके लिए एक एग्जांपल दे दिया है, मैं आपको करके बताता हूं। क्या लिखा हुआ है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। और ये मैंने आप लोगों को बताया था किसके लिए होता है, वो सिंपल पेंडुलम वाला। ये आगे जाके आपके 11th क्लास में ये आपको प्रैक्टिकल भी है, आपको इसको स्कूल में प्रैक्टिकल भी करने हैं। ठीक है, for the time period of a simple pendulum where t is the time period of pendulum, l is the effective length of the pendulum and g is the acceleration। अब ये बात जरूर समझना है, स्मॉल g यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो चलिए इसका वर्किंग रूल मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि जब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय जी, तो अब हमें क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हम निकालेंगे, राइट हैंड साइड के डायमेंशंस निकालेंगे, और क्या वो दोनों डायमेंशंस सेम आ रहे हैं। अगर दोनों डायमेंशन सेम आएंगे तो हम बोलेंगे ये जो रिलेशन है वो करेक्ट है। अगर वो सेम नहीं आ रहे तो हम क्या बोलेंगे कि दैट रिलेशन इज नॉट करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशंस लिखी हुई है, इसके करेक्टनेस को हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एलएचएस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड के हम डायमेंशंस निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली बच्चों आप लोगों को क्या दिख रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो हमें सिर्फ क्या दिख रहा है, यहाँ पर टाइम दिख रहा है। टी मतलब टाइम पीरियड, और टाइम की जो यूनिट होती है, तो टाइम का डायमेंशनल हम कैसे निकालेंगे, तो मास तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मास 0, L 0 और टी की पावर 1, ये हमने इसका डायमेंशन निकाल लिया। एक ही बार टाइम यूज हो रहा है। चलिए अब हम निकालते हैं किसके लिए, तो अब हम निकालते हैं डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ आरएचएस।
यानी राइट हैंड साइड के हम डायमेंशन निकालते हैं। तो अब राइट हैंड साइड हमारे पास में क्या लिखी हुई है, पहले एक बार मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को मेन बात समझना है। क्या समझना है कि क्या हमारे पास 2 की कोई यूनिट है, पाई की कोई यूनिट है? तो बच्चों ये यूनिट लेस है क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंड पाई इज कांस्टेंट। ठीक है, तो डज नॉट हैव यूनिट। यूनिट लिख सकते हैं, डायमेंशन तो इनकी कोई यूनिट भी नहीं होती, कोई डायमेंशन भी नहीं होती। अब ये वाली चीज लिखी हुई है तो इनके तो होते हैं। अब इसको किस तरीके से, तो देखिए समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है, यहां पर काफी अच्छे से। अब इसको हम डायमेंशन के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अभी मास को हम लास्ट में लिख देंगे, मास वगैरह को जो भी इससे रिप्रेजेंट हो रहा है उससे। तो ऊपर है एल, तो एल की जगह हम लेंथ यूज करेंगे क्योंकि लेंथ एक बार यूज हो रहा है। ओके, जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो भैया ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी लेंथ एक बार यूज हो रहा है और टाइम कितनी बार यूज हो रहा है, तो ये एक्सेलरेशन की मैं पढ़ा चुका हूं। तो एक्सेलरेशन के लिए हम कितना यूज करेंगे, तो वो होगा एल टी की पावर -2। अब और अच्छे से समझिएगा, ये पूरा अंडर रूट में है, तो हमें पता है कि जब भी अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, तो अंडर रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2। ठीक है, अब ये लेंथ से लेंथ मेरे साथ में कैंसिल हो जाएगी, टाइम ऊपर जाएगा, तो क्या होगा अब हमारे पास बेसिकली, तो अब हमारे पास होगा टाइम की पावर -2 की पावर 1/2। यही हुआ, सॉरी -2 नहीं, ये ऊपर जाके प्लस में बन जाएगा। अब हमें मालूम है क्या होगा कि जब इन दोनों पावर, तो इसका इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब टाइम आ गया। अब इसके लिए हम इसकी यूनिट कैसे लिख सकते हैं, तो मास है ही नहीं, तो मास का डायमेंशन 0, लेंथ के डायमेंशन 0 और टाइम कितना आ गया 1। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन से मैच कर रहा है, तो हाँ देखो मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पर हमें समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम फाइनली यहां पर क्या लिख सकते हैं, सिंस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, लिख सकते हैं। और दोनों के डायमेंशन इक्वल है, देयरफॉर this relation is correct। तो ये हमने किसकी, डायमेंशन की हेल्प से, डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से हमने क्या करा, एक इक्वेशन को हमने चेक करके देखा कि क्या ये सही है या नहीं है। तो हमें पता चला हाँ ये रिक्वायर्ड रिलेशन बिल्कुल सही है। हाँ सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कि अगर यहां पर आप लोगों के पास मान लो इसकी जगह फॉर्मूला आपके पास ये होता, तो यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होता कि 2 पाई m अंडर रूट एल बाई जी। एम यहां पर किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को। जब अगर इसको हम करते तो इसको हमें अब पता चल रहा है कि यहां पर तो टाइम आता और यहां पर एक मास आ जाता, सिर्फ मास अकेला m आ जाता, यानी डायमेंशन मतलब राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन से मैच नहीं करती, इसका मतलब ये फॉर्मूला गलत होता। आई बात समझ में, ठीक है। तो आप ये वहां पर एग्जाम में बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा इसके बारे में, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल था, एक और छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन s इज इक्वल टू ut। ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो यहां पर u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, a क्या है यहां पर फिर से एक्सेलरेशन और t क्या है, टाइम। चलिए तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड के हम डायमेंशंस को निकालते हैं, ठीक है। चलिए निकालें। तो S यहां पर क्या है बच्चों, तो S यहां पर ये चीज आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि S यहां पर क्या है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट।
आई बात समझ में? और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक्चुअली लेंथ है। हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस नापते हैं तो वो एक्चुअली लेंथ है। तो चलिए अब लेंथ, तो इस तरफ की यूनिट हमारे पास में क्या आएगी या डायमेंशंस कितना आएंगे? तो m0 L1 बार यूज होगा और t की पावर 0 हमेशा यूज कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम किसी की पावर 1 नहीं लिखते हैं, अगर लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी गलत नहीं है। अब हम यूज करते हैं क्या? तो अब हम यूज करते हैं डायमेंशन ऑफ RHS, या निकालते हैं हम डायमेंशन ऑफ RHS। तो RHS में क्या है? तो देखिए पहले मैं इसका पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं। तो क्या था हमारे पास फॉर्मूला? UT प्लस हाफ AT²। सबसे पहले देखिए टर्म क्या है, यहां पर कितनी टर्म्स हैं? तो एक लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है, राइट हैंड साइड में ये दो टर्म्स हैं। फिर से मैंने आप लोगों को अभी पहले बताया है कि हम प्लस और माइनस अगर यूज होगा तो वो दो अलग अलग टर्म्स बन जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेशन हो रहा होगा तो उसको हम एक ही टर्म बोलेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो u यहां पर क्या है? तो दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मीटर पर सेकेंड में। तो समझिए u के लिए क्या होगा? तो ये होगा मीटर पर सेकेंड। मीटर का मतलब लेंथ है, तो लेंथ एक बार यूज हो रही है, सेकेंड मतलब टाइम, टाइम एक बार। यहां से फिर से ये कंफ्यूजन बहुत होता है, मीटर को बच्चों अक्सर मास्क लग रहे हैं, तो ये मीटर पर सेकेंड है, मीटर मतलब लेंथ को मापने की, तो इसलिए लेंथ आएगा। यानी इसकी जगह हमारे पास क्या हो जाएगा? तो इसकी जगह हो जाएगा एक बार सिर्फ वेलोसिटी के लिए, तो लेंथ इंटू टाइम की पावर -1। ओके, फिर एक्स्ट्रा एक और बार टाइम यूज हो रहा है यहाँ पर, u, ये तो u का डायमेंशन लिखे, अब टाइम के डायमेंशन टाइम। अब ये क्या है? तो ये तो है कांस्टेंट, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशंस नहीं होते। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? तो बच्चों फिर से मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर यानी लेंथ से रिप्रेजेंट हो रहा है, टाइम की पावर -2, सेकेंड यानी टाइम। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? लेंथ टाइम की पावर -2, ओके। और यहां पर इसकी पावर सॉरी स्मॉल टी लिख दिया। फिर से यहां पर एक और बार टाइम है, तो टाइम की पावर 2। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये इसकी पावर 1 है, तो ये पावर ऐड होके 0, 0 का मतलब 1, या हम सीधे सीधे बोल सकते हैं ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया? तो ये लेंथ प्लस लेंथ, बस हमें इतना ही करना है और आगे नहीं करना है। अब ये चीज समझना, तो राइट हैंड साइड की जो टर्म थी, याद रखना बेसिकली बच्चों वहां पर भी मैंने अच्छे से समझाया, टर्म थी। तो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स थी उसका डायमेंशन राइट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। यहां पर मास यूज नहीं हो रहा है, तो मास 0, L की पावर 1, T की पावर 0। यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं? तो यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं? मास 0, L की पावर 1, टाइम की पावर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स हैं उसके डायमेंशंस देखो, राइट हैंड साइड की जितनी भी टर्म्स है, सिर्फ टर्म्स से मतलब है, आप ये प्लस से मत घबराना कि सर इसको प्लस कैसे करें, नहीं जरूरत है हमको। क्यों? इसकी टर्म, इसकी टर्म, इसकी टर्म, तीनों के डायमेंशन सेम हो गए, तो हमको बेसिकली सिर्फ टर्म्स के डायमेंशंस देखने हैं। तो जितने भी टर्म्स है उनके डायमेंशन सेम है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं फाइनली, क्या लिख सकते हैं? तो डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimension of RHS. Therefore, this relation is true या करेक्ट। और इस तरीके से हम क्या करेंगे? देखिए अब ये समझ सकते हैं, बड़ा इजी लग रहा है। तो हम डायमेंशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं? किसी रिक्वायर्ड रिलेशनशिप को चेक कर सकते हैं। तो हमने चेक करके देखा और ये रिलेशनशिप सही है। तो उम्मीद है बच्चों ये सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से आज की क्लास समझ में आई होगी। अब इसके जो 2 एप्लीकेशंस या 3 एप्लीकेशंस और बचे हुए हैं वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो उम्मीद है बच्चों ये चीज आप लोगों को डायमेंशन एनालिसिस की क्लास काफी अच्छे से समझ में आई होगी, मजा भी आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो, मेरी क्लास अच्छी लगती हो, लेक्चर अच्छे लगते हो, तो प्लीज 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 आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूंगा, बस आप इतना काम कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।